राय इकबाल शंकर का रौब-दाब उनके रिश्तेदारों या उनके मोहल्ले वालों पर कितना ही रहा हो, उनकी घरवाली राधा, जो रद्दो बीबी के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्हें निहायत निकम्मा आदमी समझती हैं और मौका पड़ने पर उनके सामने ही यह ऐलान भी कर देती हैं। और रद्दो बीबी की कुशल सद्गृहिणी होने की ख्याति भले ही दूर दूर तक फैली हो, राय इकबाल शंकर रद्दो बीबी को निहायत गंवार किस्म की औरत समझते हैं और अक्सर अपनी भावना को रद्दो बीबी के मुख पर प्रकट भी कर देते हैं। यह क्रम पिछले 30 वर्षों से लगातार चल रहा है। जब इन दोनों का विवाह हुआ था और जीवन के अनेक उतार चढ़ाव के बावजूद पति पत्नी के एक दूसरे के प्रति इस अभिमत में अंतर नहीं पड़ा। राय इकबाल शंकर की हवेली के 3 हिस्से किराए पर उठे हैं, चौथे में वह स्वयं रहते हैं। जहां तक कामकाज का सवाल है, न राय इकबाल शंकर के दिवंगत पिता राय हिम्मत बहादुर ने अपनी जिंदगी भर कोई काम किया और न राय इकबाल शंकर के एकमात्र सुपुत्र राय गोपाल कृष्ण से आशा की जा सकती है कि वह अपनी जिंदगी में कोई कामकाज करेंगे। वैसे लड़का बुद्धिमान और प्रतिभाशाली है। बीए में उसे फर्स्ट डिवीजन मिला था, लेकिन 3 साल पहले वह जो स्टूडेंट लीडर बनकर छात्र आंदोलन में जेल गया, तब से उसे राजनीति का चस्का लग गया है और छात्र लीडर की हैसियत से हिंदुस्तान भर में दौरे करता रहता है। राय इकबाल शंकर के पास पुराने जमाने की एक ऑस्टिन कार है, जो महीने में 15 दिन आराम करती है और बाकी दिनों में शहर का एकाध चक्कर लगा लेती है। राय इकबाल शंकर खुद ही उस कार को ड्राइव करते हैं, वरना 8-10 साल पहले ही वह कार कबाड़ी की दुकान में पहुंच गई होती। उनकी हवेली में उनके पिता के जमाने का एक टेलीफोन भी है, जिसका उपयोग बाहर वाले राय इकबाल शंकर से संपर्क स्थापित करने के लिए करते हैं। इस तरफ तो रद्दो बीबी ने उसमें ताला डाल रखा है और बहुत जरूरत पड़ने पर ही उसका ताला खोला जाता है। घर की व्यवस्था तो 16 आने रद्दो बीबी के हाथ में है, जिन्हें जिंदगी की गाड़ी घसीटनी पड़ती है। उस दिन सुबह मन में आया कि शहर का एक चक्कर ही लगा लिया जाए। उन्होंने कार निकालने की कोशिश की, लेकिन कार की बैटरी डाउन थी। हवेली से निकलते ही उन्होंने एक रिक्शे वाले को रोका, लेकिन उसने गोलागंज से हजरतगंज तक किराए के रूप में 1 रुपया मांगा तो राय इकबाल शंकर का पारा एकदम चढ़ गया। उन्होंने तय किया कि मील सवा मील का रास्ता पैदल ही नाप लिया जाए। जाड़े का दिन और सुबह के 9 बजे का समय, धूप बड़ी सुहानी थी और राय इकबाल शंकर अपने ही में मगन छड़ी हिलाते हुए चले जा रहे थे। एकाएक उनके पैर ठिठक गए। नवाब झम्मन के महल की ड्योढ़ी से हाशिम कबाड़ी निकल रहा था, अत्यंत प्रसन्नता और संतोष की मुद्रा में। उसके पीछे एक कुली के सिर पर लदी हुई एक बहुत ही बड़ी खाने की गोल मेज थी, जिसमें कुल 2 पाए लगे थे। तीसरा पाया हाशिम हाथ में लिए तलवार की तरह भांजता हुआ चल रहा था। उसके साथ राय इकबाल शंकर की पुरानी मुलाकात थी। उन्होंने बढ़कर हाशिम से कहा, बड़े खुश नजर आ रहे हो मियाँ, कोई अच्छा सौदा करके लौट रहे हो? हाशिम ने अपना फटा टनैटी वाला हाथ रोका, बड़े अदब के साथ झुककर राय इकबाल शंकर को सलाम किया। हुजूर की बात, अच्छे सौदे तो लद गए अंग्रेजों के साथ, जब एक से एक जरीक बारीक चीजें कौड़ियों के मोल मिल जाया करती थी। अब तो रह गए हैं बिगड़े हुए फटे हाल नवाब और रईस, खुद खाने पीने के मोहताज, तो अब सिवा टूटे फूटे कबाड़ के रखा क्या है? अब देखिए ना, यह 3 टांग की मेज, उस पर एक टांग टूटी हुई, यानी बिल्कुल अलग। नवाब झम्मन की बेगम से बस इतना सौदा हुआ है। राय इकबाल शंकर ने मेज पर नजर डाली। उन्होंने अंदाजा तो मेज बड़ी पुरानी यानी बाबा आदम के जमाने की लगी, लेकिन अजीब ढंग की। ऐसी मेज उन्होंने जिंदगी में पहले कभी न देखी थी, कोयले की तरह काली। लेकिन उन्होंने भांप लिया कि मेज पर किसी तरह का रंग या रोगन नहीं चढ़ा है, वह तो लकड़ी का रंग ही काला है, यानी असली आबनूस की लकड़ी। अपने भाव उन्होंने प्रकट नहीं होने दिए। वह बोले, ठीक कहते हैं हाशिम मियाँ, भला यह कोई मेज हुई?
3 पाए वाली, और उस पर 1 पाया अलग। एकाएक हाशिम का स्वर बदल गया। असली आबनूस की लकड़ी है हुजूर। हाशिम की नजर धोखा नहीं खा सकती। तभी उसने 20 रुपया गड़ाप से थमा दिया बेगम साहिबा को। नवाब साहेब बेचारे तो 4 दिन से बेहोश ही पड़े हैं। खुदा जाने कब उनकी जान निकल जाए। मेज का जिक्र सुनकर जैसे कुछ देर के लिए उन्हें होश आ गया हो, कुछ बड़बड़ाए। हमें तो सिर्फ इतना सुनाई पड़ा, नसीरुद्दीन हैदर, नसीरुद्दीन, और फिर तुरंत बेहोश हो गए। तो हम तो यह मेज लदवा कर चल पड़े। रुपया 8 आना देकर जुम्मन बढ़ई से इसकी टांग ठुकवा लेंगे तो नक्कास की बाजार में कोई भी माई का लाल इसे हंसते हंसते खरीद के ले जाएगा। राय इकबाल शंकर ने मन ही मन हिसाब लगाया। फिर उन्होंने अपनी जेब से अपनी कुल पूंजी निकाली। 2 10-10 रुपए के नोट, 1 5 का और 6 1-1 के। उन्होंने 25 रुपए के नोट हाशिम के हाथ में थमाते हुए कहा, इस सब झमेले में कहाँ फंसोगे हाशिम मियाँ? इस मेज को बेचने के लिए तुम्हें साल 6 महीने का इंतजार भी करना पड़ सकता है। तो लो ये 25 रुपए और मेज मेरे यहाँ पहुंचा दो। मेज क्या, मैं तो लकड़ी के दाम दे रहा हूं तुम्हें। हाशिम ने नवाब झम्मन की बेगम से 15 रुपए में वह मेज खरीदी थी। उसने 25 लेते हुए कहा, हुजूर की बात भला हम टाल सकते हैं? जब आपको यह मेज पसंद आ गई तब आपकी हुई। और हाशिम ने वह मेज राय इकबाल शंकर के घर पहुंचा दी। रद्दू बीवी ने जो मेज देखी तो जलकर खाक हो गई। यह 2 टांग की काली कलुटी मेज कहां से कबाड़ा उठा लाए? मैं कहती हूँ ज्यो ज्यो आपकी उम्र बढ़ती जा रही है त्यों त्यों आपकी अकल घटती जा रही है। जहां से लाए वहीं वापस कराइए। घर में रुपए नहीं हैं, परसों राशन मंगवाना है। राय इकबाल शंकर ने अपनी गलती महसूस की, लेकिन रद्दो बीवी का पारा देखकर हाशिम वहां से चुपचाप खिसक गया था। एक खिसियाहट में भरी मुस्कान के साथ राय इकबाल शंकर ने रद्दो बीवी से कहा, अब तो खरीद ही ली है मैंने यह मेज, वापस करने का सवाल ही नहीं उठता, तो सामान की कोठरी में रखवा दो। मेरा मन कहता है सौदा बेजा नहीं किया है मैंने। और इसके पहले कि रद्दो बीवी और कुछ कहे, वह अपनी छड़ी घुमाते हुए घर से निकल पड़े। राय इकबाल शंकर से जैसुख मीर चंदानी की मित्रता कब और कैसी हुई, इस कहानी से इस बात का कोई संबंध नहीं है, लेकिन इतना बतला देना आवश्यक होगा कि जैसुख मीर चंदानी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की क्यारियों के व्यापारी हैं और दिल्ली में उनकी बहुत बड़ी क्यारियों की दुकान है। साल में 3-3 महीने वह यूरोप और अमेरिका में रहते हैं। 3 महीने हिंदुस्तान के विभिन्न भागों का दौरा करते हैं। लाखों और करोड़ों का सौदा वह हर साल कर लेते हैं। उस दिन दोपहर के समय भोजन करके राय इकबाल शंकर एक नींद लेने की सोच रहे थे। उनके टेलीफोन की घंटी बजी। राय इकबाल शंकर ने टेलीफोन उठाया। हेलो, अरे जयसुख भाई, आप दिल्ली से बोल रहे हैं या लखनऊ से? लखनऊ से। तो अब आए आप सुबह के वक्त? मेरी बड़ी किस्मत। हाँ हाँ, रात का खाना मेरे गरीब खाने में ही रहेगा। शाम 5 बजे तक मैं आपके होटल में पहुंच जाऊंगा। और राय इकबाल शंकर ने फोन रख दिया। रद्दू बीवी के हाथ का बनाया खाना जिस किसी ने एक बार खा लिया, वह उंगलियां चाटता रह गया। राय इकबाल शंकर ने रद्दो बीवी को आवाज दी, अजी सुनती हो? वह जैसुख मीर चंदानी आया है लखनऊ। कहता है कि रात के वक्त खाना मेरे यहाँ खाएगा, तो कोरमा और शामी बना लेना। अगर हो सके तो थोड़ी सी बिरयानी भी बना लेना। सब बना लूंगी, रद्दो बीवी ने झुंझुलाकर कहा। घर में 1 हफ्ते से डालडा नहीं है, भगवान जाने कहाँ गायब हो गया। देहरादूनी चावल भी खत्म हो चुका है। और आप आओ देखते हैं न ताओ, लोगों को न्योता देते हैं। राय इकबाल शंकर मुस्कुराए। अरे मुझे तो तुम्हारा भरोसा है, भला उस साले मीर चंदानी को तुम्हारे हाथ से बनाए खाने के मुकाबले का खाना कहाँ नसीब होगा। तो भाई तुम्ही को इंतजाम करना है, मुझे तो नींद आ रही है। थोड़ा आराम करके उसके यहाँ 5 बजे तक पहुंचना है मुझे। रद्दो बीबी को एक ही शौक है, अच्छा खाना बनाना और अच्छा खाना खिलाना। प्रसन्न होकर वह बोली, अच्छा आपको बातें बनानी बहुत आती हैं। आप अब सोइए, नहीं तो आपका मिजाज बिगड़ जाएगा। राय इकबाल शंकर जब अपनी नींद पूरी करके उठे 4 बज रहे थे। जल्दी जल्दी उन्होंने कपड़े बदले और घर से निकल पड़े। पीछे से रद्दो बीवी ने आवाज लगाई, देखिए जल्दी आ जाइएगा,
मौसम का कोई ठिकाना नहीं, यह भादों की घटा न जाने कब फट पड़े। राय इकबाल शंकर ने आसमान पर नजर डाली। पूरब में कुछ काले काले बादल दिख रहे थे। उन्होंने कहा, मैं कार लिए जा रहा हूँ, जल्दी ही आऊंगा। यह जैसुख मीर चंदानी 8 साढ़े 8 बजे तक खा लेता है, तो खाना तैयार रखना। और राय इकबाल शंकर प्रसन्न मन चल पड़े। मीर चंदानी हजरतगंज के सबसे शानदार होटल में ठहरा था। राय इकबाल शंकर के पहुंचते ही पानी बरसना आरंभ हो गया। मीर चंदानी ने राय इकबाल शंकर का स्वागत किया। ये साला मौसम भी कितना खूबसूरत है राय साहब, तो हमने सोचा कि बरसात का मजा लखनऊ में उठावे। दिल्ली में तो काम करते करते कबाड़ा निकल जाता है। और उसने बैरेज से 6 बोतलें सोडा की मंगाकर अपने सूटकेस से स्कॉच विस्की का एक अद्धा निकाला। दोनों अब इत्मीनान के साथ बैठकर बात करने लगे। राय इकबाल शंकर ने पूछा, कहो मीर चंदानी, आज लखनऊ में कुछ काम बना? काम क्या बनेगा साला, हर एक आदमी 420 हो गया है। बड़ा बड़ा अफसर और मिनिस्टर तलक सब जाली माल भेड़ना चाहता है मीर चंदानी के हाथ। वह साला गेंदालाल जरतारी का जामा लाया, बोला आसुफ दौला का है। यह नहीं सोचा कि ढाका की मलमल और कोहिनूर मिल की मलमल में जमीन आसमान का फर्क होता है। और वह मीर सज्जाद अली 12 तस्वीर लाया, बोला राजपूत कला का है, बिल्कुल नकल, मुश्किल से 70-80 साल पुराना माल। वो तुम्हारा आर्ट कॉलेज का डायरेक्टर लंबी लंबी बातें करता है, लेक्चर झाड़ता है ऊपर से। ना बाबा, जी होता है लखनऊ छोड़कर चला जाऊं और फिर यहाँ आने का नाम न लूं। सब साला कबाड़ा। यह तो बुरा हुआ। राय इकबाल ने अपने गिलास से एक लंबा घूंट लेते हुए कहा, अरे हमारा जिगरी दोस्त राय इकबाल शंकर तो है यहाँ, तो उससे मिलना हो गया। फिर यह खूबसूरत मौसम, यह खूबसूरत शहर। रही 420 की बात, तो वह दुनिया भर में फैली है। अपना तो धंधा ही पूरा 420 का है। मीर चंदानी जोर से हंस पड़ा। फिक्र ना करो, कल सुबह के प्लेन से हम कलकत्ता के लिए रवाना। लखनऊ में काम ना बना तो ना बना। एकाएक राय इकबाल शंकर को उस आबनूस की मेज की याद आ गई जो उन्होंने हाशिम कबाड़ी से खरीदी थी और उनकी कबाड़ की कोठरी में पड़ी थी और जिसके संबंध में वह भूल गए थे। कुछ हिचकिचाते हुए उन्होंने कहा, मीर चंदानी, एक आबनूस की डाइनिंग मेज मेरे हाथ लग गई है, बहुत बड़ी और गोल। 8 आदमी उसके इर्द गिर्द बैठकर खाना खा सकते हैं। और इतनी बड़ी मेज, लेकिन कुल 3 पाए हैं उसमें। क्या बकता है राय इकबाल शंकर, आबनूस की इतनी बड़ी मेज और उसमें 3 पाए? दिमाग सही है? दिमाग बिल्कुल सही है, मेरे घर पर पड़ी है। उसका एक पाया अलग हो गया। मैं किसी अच्छे कारीगर से फिट कराने ही वाला था कि मेज का वजूद ही दिमाग से निकल गया। यह मेज तुम्हें कहाँ से मिली? अब मीर चंदानी के स्वर में उत्सुकता थी। यहाँ एक नवाब झम्मन थे, अभी कुछ दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई है, उनके यहाँ से। यह नवाब झम्मन अवध के किसी बादशाह के रिश्तेदार होते थे, शायद नसीरुद्दीन हैदर के साले के पोते थे। उन्हीं के यहाँ पड़ी थी। मैं उसे उनकी बेगम से खरीद लाया था। उस वक्त नवाब झम्मन बेहोश पड़े थे। एकाएक मीर चंदानी का चेहरा गंभीर हो गया। क्या कहा? नसीरुद्दीन हैदर के साले के खानदान वालों से यह मेज मिली है तुम्हें? आबनूस की लकड़ी है और उसमें सिर्फ 3 पाए हैं। और फिर जैसे उसने अपने से ही कहा हो, क्या यह संभव है? और मीर चंदानी ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे उसे नींद आ गई हो। राय इकबाल शंकर आश्चर्य से मीर चंदानी को देख रहे थे। उन्होंने कहा, क्या सो गए मीर चंदानी? मीर चंदानी ने चौंक कर अपनी आंखें खोल दी। अब उनमें बेहतर चमक आ गई थी। वह बोला, राय इकबाल शंकर, अगर यह माल असली है तो वाकई बड़ा कीमती है। मैं याद कर रहा था कि मैंने कहाँ पढ़ा या सुना था। किस्सा यह है कि नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया हंगरी के शहंशाह की बेटी जोसेफीन से शादी की थी। जब जोसेफीन के साथ एक बढ़ई ऑस्ट्रिया से आया था, शायद वह बवेरिया का रहने वाला था। कुछ पागल सा आदमी था वह। उसका नाम था एल्बर्ट गुंथर। उसने एक ही डिजाइन की 3 मेजें बनाई थी, आबनूस लकड़ी की। वे डाइनिंग मेजें थी 8-8 आदमियों के लिए और उनमें केवल 3-3 पाए लगे थे। उलटना तो दूर रहा, मजाल है कि वे टस से मस भी हो जाएं। तो एक मेज तो अमेरिका के करोड़पति मिस्टर विंडम के पास है, एक वारसाई म्यूजियम में सुरक्षित है,
लेकिन तीसरी का पता नहीं चल रहा था। अवध के बादशाह नसीरुद्दीन हैदर बड़े शौकीन आदमी थे। अंग्रेज, फ्रांसीसी सभी तरह के लोग थे उनकी मुलाजमत में। मुमकिन है उन्होंने यह तीसरी मेज मंगवा ली हो और यह वही तीसरी मेज हो। राय इकबाल शंकर का दिल अब बेतरह उछलने लगा। उन्होंने दिल को थामकर कहा, मीर चंदानी, मान लो यह वही मेज हुई। कुछ सोचकर मीर चंदानी बोला, अगर यह वही मेज है तो बड़ी आसानी से किसी अमेरिकी करोड़पति के हाथ 10-20 हजार में निकल जाएगी। तीसरी टांग को बड़ी कुशलता पूर्वक लगाना पड़ेगा। तो फिक्र मत करो, हमारे पास एक से एक अच्छे कारीगर हैं दिल्ली में। राय इकबाल शंकर ने पूछा, तो इसमें मुझे कितना मिलेगा? अद्धे में बची हुई विस्की को 2 गिलासों में बराबर बराबर मात्रा में डालते हुए मीर चंदानी बोला, तुम हमारे दोस्त हो राय इकबाल शंकर, तो अगर माल असली है तो 5,000 तुम्हारे। हमें इसे बेचने में वक्त लगेगा, दौड़ धूप करनी पड़ेगी, खिलाना पिलाना होगा। 5,000 के ऊपर जो मिलेगा वह हमारी तकदीर का। हमारा लखनऊ आना कारगर साबित हुआ। और उसने घड़ी देखी, 8 बजने वाले हैं। खाना खाने का वक्त हो गया। हम 9 बजे सो जाते हैं, लेकिन ये साला पानी रुकने का नाम ही नहीं लेता। राय इकबाल शंकर उठ खड़े हुए। मैं अपनी मोटर लाया हूँ, कोई फिक्र की बात नहीं। ठीक 9 बजे मैं तुम्हें यहाँ वापस पहुँचा दूंगा। अब चलो। गृहस्थी किस तरह चलाई जाती है, हर एक चीज का आनन फानन इंतजाम कैसे कर लिया जाता है, यह गुर औरतें ही जानती हैं। और इस सब की जानकारी रखने वाली औरतों में रद्दो बीवी का स्थान काफी ऊंचा था। लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता था कि रद्दो बीवी यह सब छमिया मेहरी के बल पर ही कर पाती थी। छमिया मेहरी रद्दो बीवी की नौकरानी, सहेली, सलाहकार सब कुछ थी। हवेली के पीछे वाली एक कोठरी रद्दो बीवी ने छमिया को मुफ्त दे रखी थी और उसी के अनुपात में रद्दो बीवी छमिया से मुफ्त काम भी करा लेती थी। जिस सामान को भी रद्दो बीवी की जरूरत थी वह सब छमिया उधार, नगद, जैसे भी बना आनन फानन ले आई। 4 बजे शाम से ही रद्दो बीवी रसोई बनाने में जुट गई। घंटे भर बाद पानी भी बरसने लगा। बिरयानी बन गई। शामी के लिए सामान भी तैयार हो गया। सब्जियां बन गई। कोरमे का मसाला भूना जा रहा था कि एकाएक गैस खत्म हो गई। छमिया पास में ही खड़ी थी। गैस का चूल्हा बुझते ही बोली, हाय बीबी जी, ये मरी गैस तो बुझ गई। ऐन मौके पर धोखा दे गई। 2 हफ्ते पहले तो आई थी। रद्दो बीबी ने तमतमाकर कहा, सब के सब बेईमान और हराम खोर हो गए हैं। देख जरा भट्टी जला ले, नीचे थोड़ा सा इमली का कोयला पड़ा है, उसे सुलगाकर। और रद्दो बीवी कहते कहते रुक गई। एक परेशानी सी उनके चेहरे पर आई। और पत्थर का कोयला तो 4 दिन हुए खत्म हो गया। कल ये गए थे कोयला लेने तो मिसिर ने कहा कि कम से कम 1 हफ्ता लगेगा कोयला आने में। शहर के किसी कोल डिपो में कोयला नहीं है। छमिया ने सहानुभूति प्रकट की, अरे बीवी जी, आगी लगे ही सरकार माँ, कौन चीज जो बाजार में नहीं है। अच्छा ठहरो, हम मिट्टी के तेल वाला चूल्हा जलाए लेती हैं। और छमिया भंडार घर से स्टोव निकाल लाई, लेकिन स्टोव ने तो जलने का नाम नहीं लिया सो नहीं लिया। रद्दो बीवी को एकाएक जैसे कोई बात याद आ गई। अरे इसमें मिट्टी का तेल ही कहाँ है जो जले। इन हरामजादों ने जो 4-5 दिन बिजली गायब रखी तो स्टोव से तेल निकालकर लालटेन की डिबरी में डाल दिया, तब रोशनी हुई। ठहरो बीबी जी, मिट्टी का तेल हम बाजार से ले आती हैं। जरा राशन कार्ड देना। और मिट्टी के तेल की बोतल तथा राशन कार्ड लेकर वह बाहर भागी। रद्दो बीवी अब भयानक संकट में पड़ गई। 5:30 बज चुके थे। 7:30-8 बजे तक जयसुख मीर चंदानी को साथ लेकर राय इकबाल शंकर आने को कह गए थे। कुल 2 घंटे ही बाकी हैं। कैसे ये सब होगा? उनका जी चाहा कि वह रोए, लेकिन रोने से तो काम नहीं चलेगा। वह चुप बैठ गई। 5 मिनट ही में छमिया मुंह लटकाए खाली हाथ वापस लौटी। हाय बीवी जी, वहां तो फौजदारी हो रही है। 70-80 आदमी लाइन लगाए रहे तो मारपीट शुरू हो गई। एक बच्चा कुचल गया। 2 आदमी अस्पताल भेजे गए। 3 आदमियों को पुलिस पकड़ कर ले गई तो वह भागी वहां से। और उसने बोतल तथा राशन कार्ड रद्दो बीवी को थमा दिए। अब क्या हो? बड़े करुण स्वर में रद्दो बीवी ने पूछा। फिक्र ना करो, हम अब ही लकड़ी का चूल्हा जलाई थे। लकड़ी की आंच में जैसा अच्छा खाना बनता है वैसा भला गैस पत्थर के कोयले की भट्टी और तेल के स्टोव में क्या बन सकता है।
आनन फानन सब हुआ जाता है। लेकिन जलाने की लकड़ी तो इस घर में 2-3 साल से नहीं आई। रद्दो बीबी ने रुआसे स्वर में कहा। हम अबही लेत आई थे। लाला भीखू मल का टाल आजकल 24 घंटे चल रहा है। न गैस, न कोयला, न मिट्टी का तेल। झक मार के लकड़ी खरीदी, लेकिन ऐसे दाम बढ़ा दिए उस हरामजादे ने कि कुछ पूछो ना। हारे हुए स्वर में रद्दो बीवी ने कहा, जो हो अब तो नाक का सवाल है, तो ले आ 5 सेर लकड़ी। कल दौड़ धूप करके गैस, पत्थर के कोयले या मिट्टी के तेल का इंतजाम किया जाएगा। 10 मिनट के अंदर ही छमिया 5 सेर लकड़ियां ले आई। कागज और इमली के कोयले के सहारे लकड़ियां जलाई गईं और देगची चूल्हे पर चढ़ गई। रसोई घर धुएं से भर गया। बरसात की गीली लकड़ियां, वह भी कच्ची, नई चिरी हुई, जलने का नाम न लेती थी। छमिया बोली, बीबी जी ये लकड़ियां तो गीली हैं। इस चूल्हे में तो आधी रात तक भी खाना न बन पाएगा। दौड़ के भीखू मल के यहाँ से सूखी लकड़ी ले आओ, रद्दो बीवी ने हुक्म दिया। अरे बीवी, बरसात में भला सूखी लकड़ी कहाँ मिलेगी? भीखूमल ने सूखी लकड़ी कह के तो यह लकड़ी दी है। फिर अब तो पानी भी जोर से गिरने लगा है, तो इन्हीं लकड़ियों से काम चलाना पड़ेगा, जैसे भी हो। रद्दो बीवी और छमिया मेहरी धुएं से दोनों की आंखें लाल हो रही थी। 60 वॉट के बिजली के बल्ब का प्रकाश एक अंगारे के प्रकाश की भांति दिख रहा था। चूल्हा धोकते धोकते दोनों हाथ थक गए थे। चूल्हा फूंकते फूंकते दोनों की सांसें फूल रही थी। झल्लाकर रद्दो बीवी छमिया का हाथ पकड़कर रसोई घर से बाहर निकली। उन्होंने छमिया से कहा, खोल इस कोठरी के किवाड़ को। पुरानी चारपाइयों के पटिए या पाए पड़े हैं, वे तो सूखे होंगे। 20-30 साल पुरानी लकड़ियां। छमिया खुशी से उछल पड़ी। वाह बीबी जी, यह बात खूब सूझी। आम और जामुन की लकड़ी बिल्कुल मशाल की तरह जलेगी। कोठरी खोली गई, तभी एक मेज का एक पाया छमिया के हाथ आ गया। छमिया बोली, अरे बीबी जी, यह टूटा पाया हाथ में लग गया है, बड़ा वजनी है, 5-6 सेर का होगा। बस बस, काम बन गया, रद्दो बीबी बोली। एकदम सूखी और बेकार लकड़ी है यह, चल रसोई घर में, जल्दी कर। लेकिन बीबी जी, इस पाए को चीरना बड़ा मुश्किल काम है, पत्थर की तरह ठोस है यह लकड़ी, छमिया ने चलते हुए कहा। अरे चल के चूल्हे में लगावे तो, एक दफे अगर जो इसने आग पकड़ ली तो बुझेगी नहीं। मैं पुरानी लकड़ियों को अच्छी तरह जानती हूँ। और मेज की टांग को लेकर दोनों रसोई घर में पहुंच गई। टांग चूल्हे में डाल दी गई। एक तरफ रद्दो बीबी ने पंखे से चूल्हा धोकना आरंभ किया, तो दूसरी ओर छमिया मेहरी ने मुंह से चूल्हा फूंकना आरंभ किया। देखते क्या है कि 2 मिनट के अंदर ही मेज के पाए ने आग पकड़ ली और रसोई घर प्रकाश से जगमगा उठा। छमिया खुशी से चीख उठी, अरे बीवी, यह पाया तो मशाल की तरह जल रहा है, कैसी तेजी आंच है, चलो काम बन गया। रद्दो बीबी भी चहक उठी, गैस के चूल्हे की भाप में इतनी आंच नहीं हो सकती, और फिर कैसे धीरे धीरे यह पाया जल रहा है। पूरा खाना इस एक टांग से बन जाएगा। बाकायदा कोरमा बनाना आरंभ हो गया। उस समय घड़ी में 7:30 बज चुके थे। जिस समय जयसुख मीर चंदानी को साथ लेकर राय इकबाल शंकर घर पहुंचे, पूरा खाना तैयार था, सिर्फ रोटियां सिकना बाकी थी। 7:15 बज रहे थे और जयसुख मीर चंदानी को बड़ी जोर से भूख लगी थी। उसने कहा, राय इकबाल शंकर, पहले डिनर फिर बातचीत। रद्दो बीवी खाना परोस रही थी और छमिया मेहरी रोटियां सेक रही थी। जयसुख मीर चंदानी खाना खाता जाता था और खाने की बेतहाशा तारीफ करता जाता। आहा, क्या कोरमा, क्या शामी है, और ऐसी बिरयानी तो हमने कभी खाई ही नहीं। अगर स्वर्ग है तो इस लखनऊ में। और इधर रद्दो बीवी अपनी तारीफ सुनकर खुशी से फूली न समा रही थी। खाना खाकर जयसुख मीर चंदानी ने कहा, राय इकबाल शंकर, अब जरा वह तुम्हारी आबनूस की मेज भी देख ली जाए। राय इकबाल शंकर ने कबाड़ की कोठरी का दरवाजा खोला। छमिया मेहरी की मदद से राय इकबाल शंकर ने और जयसुख मीर चंदानी ने मिलकर वह मेज बाहर निकाली, फिर उसे कमरे में लाए। नियॉन लाइट के तेज प्रकाश में अपनी आंख मिचमिचाते हुए मीर चंदानी कुछ आश्चर्यचकित सा उस मेज को देखता रहा। फिर वह जैसे उछल पड़ा, वही है, वही है, वही तीसरी मेज। विडम के यहाँ काली मेज बिल्कुल इसी तरह की है। इसके एक पाए में एल्बर्ट गुंथर का नाम नक्श होगा। और उसने झुककर मेज के दोनों पाए को गौर से देखना आरंभ किया, लेकिन उसे उन 2 पायों में
एल्बर्ट गुंथर का नाम नहीं मिला। हारकर उसने कहा, राय इकबाल शंकर, इस मेज का तीसरा पाया कहाँ है? उसमें वह नाम होगा। वह वहीं उसी कोठरी में डाल दिया था, उसे निकलवाता हूँ। और उन्होंने रद्दो बीवी की ओर देखा। वह इसका तीसरा पाया जो टूटा हुआ था, वह तो निकाल लाओ। छमिया मेहरी वहीं पास खड़ी थी। वह बोली, वह तो चूल्हे में लग गया, तब कहीं खाना बना है जाकर। राय इकबाल शंकर को जैसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या कहा? वह पाया चूल्हे में लग गया? हाँ हाँ, चूल्हे में लग गया, रद्दो बीवी बोली। ऐन मौके पर गैस चली गई। पत्थर का कोयला 1 हफ्ते से बाजार से गायब है। मिट्टी के तेल के लिए दुकान पर फौजदारी हो रही है। सर फूट रहे हैं। और वह मरा टाल वाला, गीली लकड़ियां, और वह भी बेतहाशा महंगी। खाना बनता तो कैसे? पुरानी सूखी हुई बेकार लकड़ी के नाम पर वह पाया दिखा तो लगा दिया उसे चूल्हे में। जयसुख मीरचंदानी ने निराश भाव से कहा, एक शानदार सौदा हाथ से निकल गया। यह मेज असली है, इसे साबित करने का कोई सबूत अब हमारे पास नहीं रह गया। राय इकबाल शंकर ने अपना माथा ठोक लिया। अरे भली मानुष, पाया नहीं जला, 5,000 की रकम जल गई है मेरी। और फिर उन्होंने मीरचंदानी से कहा, जयसुख भाई, चलो, इसके पहले कि मैं इस गम के सदमे में बेहोश हो जाऊं, तुम्हें तुम्हारे होटल पहुंचा दूं।